गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th फिजिक्स में अभी तक हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का 2 एप्लीकेशंस देख लिया है। हमने आपको बताया था इसके 3 एप्लीकेशंस होते हैं, 3 यूजेज होते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज हमारा क्या होता है? टू ड्राइव द रिलेशनशिप इफ एमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है ये ड्राइव करना, ये भी हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम कर सकते हैं। कैसे हम करते हैं ये हमारी हेडिंग है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन इसको लगाएंगे और आप सब के सामने आप सब इसको समझेंगे। बाय मेकिंग यूज द होमोजेनेटिक्स ऑफ डायमेंशंस का जो हम होमोजेनेटिक यूज करते हैं, वी कैन ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इफ़ वी नो द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंडेड। अगर हमें ये पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से फैक्टर पर वो डिपेंड है, यानी कि कौन सी कोई फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड है, अगर ये बातें हमको पता चली जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि उसके बीच में रिलेशन क्या होगा। कैसे निकालेंगे? लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एफ जो होता है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। रेडियस r के सर्कल में कोई एक पार्टिकुलर कण है। कण का मतलब आप पार्टिकल समझ सकते हैं। कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, यानी पार्टिकल का मास m है, v वेलोसिटी से वो सर्कल में मूव कर रहा है। यानी कि इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक सर्कल है, इसी सर्कल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो v है, वेलोसिटी इसकी v है, मास इसका m है, मास पार्टिकल का m है, वेलोसिटी इसकी v है, और इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो इसके मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? लेट अस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m पर पावर a, v पर पावर b एंड r पर पावर c। यानी हम इसको लेट कर लेंगे कि m के a डायमेंशनल पर, v के b पर और c के r के c पर, या फिर इसको हम जब भी कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लिख देते हैं, r f इज इक्वल टू k m पर पावर a, v पर पावर b, r पर पावर c। वेयर k इज डायमेंशनल लेस, k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। k जो है वो आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। राइटिंग द डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 बना है इसमें हम सबके डायमेंशंस यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो वी गेट हम क्या पाएंगे? यहाँ देखिए f यानी फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है mlt पर -2। ध्यान से बात समझिएगा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt पर -2। 1 k जो है, k आपका एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला आप जानते हैं 1 होता है। कुछ भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अब आपका m पर पावर a है, तो m जो है ये मास है, मास का डायमेंशन फार्मूला m होता है। v वेलोसिटी है, lt पर -1 होल पर पावर b हो गया आपका। r रेडियस है, रेडियस मतलब ये आपका लेंथ होगा, और लेंथ है तो इसकी डायमेंशन फार्मूला यल हो जाएगा, यल पर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा m1 है, यल1 है और t-2 है। अगर आप यहाँ पर इंटू करेंगे तो ma हो जाएगा, यल पर यहाँ देखिए, यहाँ यल पर b होगा, यहाँ यल पर c होगा, तो एक साथ हम उसको ऐड कर लेंगे इंटू करने पर, तो यल पर b प्लस c हो जाएगा। t पर आपका -1 है, होल पावर b है, तो -1 b ये आपका -b हो जाएगा इंटू करने पर। कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़ ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड के कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए LHS में m का 1 है, ये RHS में a है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, b प्लस c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से तीसरा t का अगर हम कंपेयर करेंगे तो -b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। b2 आ गया इस इक्वेशन में, अगर आप रखेंगे तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, 2 उधर जाके आपका b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। यानी कि अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा जो इक्वेशन 1 था, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 f इज इक्वल टू k
एम पर ए, वी पर बी, आर पर सी। तो ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ देखिए के एम पर 1 को हम पावर नहीं लिखेंगे, वी पर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ बी 2 है, और सी आपका -1 आया है तो आर पर -1 नीचे आ जाएगा, तो के एम वी स्क्वायर अपान आर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यही फार्मूला हम यूज करते हैं, F = kmv² r। तो इस तरीके से हम किसी भी फार्मूले को निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक में है वो हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो देखिए एक एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिलेगा का, इस क्वेश्चन को हम खुद सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। लिखा है आपका, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है, हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग दैट ओसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स के कारण कोई एक पेंडुलम है जो कि वर्क कर रहा है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ओसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंडेड ऑन इट्स मास m and of the bob, second length L of the pendulum, and third acceleration due to the gravity G at the place. Derive the expression for its time period using method of dimension. डायमेंशन की मेथड का यूज करके इसका टाइम पीरियड आपको निकालना है किसी भी पेंडुलम के लिए। तो सबसे पहले ये पेंडुलम होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझा दें। देखिए जब कभी भी हम किसी भी एक पेंडुलम को यहाँ पर सपोर्ट कर ले रहे हैं, ये आपका कहीं कोई एक स्टैंड लेकर के ऊपर से हम रस्सी से लगा करके किसी बॉब को, बॉब मतलब होता है एक कोई ठोस पार्टिकल्स, आपका एक गोला होता है छोटा सा, इसको हम ले करके यहाँ पर ऐसे छोड़ देते हैं। यानी कि ये आप एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे वेव्स में, तो वेव लेंथ जब बताया जाता है, जब इसकी जो इसका जो मोशन होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा खींच करके आगे की तरफ यहाँ बढ़ा करके, यानी इस वेव को, इस बॉब को यहाँ तक हम खींच लें और खींचने के बाद इसको छोड़ दें, तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरीके से मोशन करेगा। एक बार यहाँ आएगा, फिर उसके बाद वापस यहाँ जाएगा, यानी एक स्ट्रिंग के थ्रू। अब ये स्ट्रिंग की लेंथ हमारी L है, इसका मास जो है, यानी कि ये जो बॉब है, बॉब का मास आपका, बॉब का मास m गिवन है, ठीक। इस स्ट्रिंग की लेंथ आपको L गिवन है। अब इसको अगर हम एक जगह, किसी भी एक जगह ले आकर के और इसको छोड़ देते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड इसका निकालना है, यानी कि टाइम या आपका किसी भी बॉब को यहाँ से चल करके वापस यहाँ मैक्सिमम पार्ट पर जाएगा, फिर वापस ये यहाँ आएगा, इसको हम बोलते हैं एक पीरियड। तो एक पीरियड में कितना टाइम लगेगा, इसका फार्मूला हमें ड्राइव करना है। तो इसके फार्मूले के लिए आपको क्या क्या बताया गया है यहाँ पर देखिए, हमें गिवन है, लेट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टी किस पर डिपेंड है, यम पर, यानी कि इसके मास पर। तो मास यम है आपका, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम पर पावर ए। फिर हमें गिवन है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल पर बी, ठीक। एट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम पर, यल पर, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी यल पर सी। हमने लेट कर लिया कि ये m की पावर a पर डिपेंड है, l की पावर b पर डिपेंड है, g की पावर c पर डिपेंड है। अगर हम तीनों को एक में मिला लेंगे इसको, सो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पर पावर a, l पर पावर b, g पर पावर c। तीनों हम एक में मिला लिए। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू, अब आपका यहाँ k एक कांस्टेंट हो जाएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, k m पर a, l पर b, और L पर B एंड G पर पावर C। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो हेयर K इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट,
डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब डायमेंशंस अगर हम सबका देखेंगे तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो अब देखते हैं हम यहाँ इक्वेशन 1 में जो भी डायमेंशंस है टी, तो टी का डायमेंशन हो जाएगा आपका टी। यम, एम का डायमेंशन, अगर एम मतलब मास होता है आपका, मास का डायमेंशन आप जानते हैं कैपिटल एम हो जाएगा आपका। यल, एल मतलब आपका लेंथ है, तो इसका अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो ये होगा यल। और जी जो कि एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी है, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है यल टी पर -2। तो सभी का डायमेंशन फार्मूला हमने लिख दिया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट substituting these dimensions in equation 1। इक्वेशन 1 में ये सभी डायमेंशंस की वैल्यू हम रख देंगे। तो इक्वेशन 1 आप देख रहे हैं t इज इक्वल टू के है, तो t का डायमेंशन हमको रखना है, तो t का डायमेंशन t होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे m0 l0 t पर 1। ये आपका हो गया LHS का डायमेंशन। RHS में देखिए m पर a है, तो m का मतलब m हो जाएगा आपका m पर पावर a, l मतलब आपका l हो जाएगा l पर b, एंड g है तो g का भी फार्मूला आप जान रहे हैं यहाँ पे एल टी पर -1 होल पर आपका c। क्लियर है। अब एक लाइन और इसको सही से आप लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे m0 l0 t पर 1 इज इक्वल टू, अब अगर हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं तो देखिए m पर केवल a है, तो m पर a, l पर आपका यहाँ b है, यहाँ पर c होगा, तो l पर आपका हो जाएगा b प्लस c, एंड t पर आपका हो जाएगा यहाँ -2 होता है, ये एक्सीलरेशन है, तो t पर ये -2 है, तो अब आपका हो जाएगा -2c। क्लियर है। अब यहाँ कंपेयर कर लेंगे हम दोनों के डायमेंशन का। अगर हम डायमेंशंस कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, यल b प्लस c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, एंड -2c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, या c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-2। ठीक, c इज इक्वल टू आपका आ गया 1/-2। अब इसी के अकॉर्डिंग इसमें आप रख देंगे, तो b प्लस -1/2 1/-2 इज इक्वल टू 0, तो b प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, इधर आके 1/2, यानी b की वैल्यू 1/2, c की -1/2। सो अब आपका t इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, t इज इक्वल टू के, m पर पावर a था तो m पर a का मतलब 0, ठीक, यल पर पावर आपका b था तो यल पर आप लिखेंगे 1/2, एंड g पर पावर -1/2, g पर पावर आपका c था। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। दिस इम्प्लाइज m पर पावर 0 का कोई मतलब नहीं, t इज इक्वल टू के, यल पर यल पर 1/2, ये -1/2 इसको नीचे ले आइए, तो यल पर 1/2 अपान जी पर पावर 1/2, और 1/2 की पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो t इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट l अपान जी। ठीक है। अब यहाँ हम लिख देंगे बाई एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट से के थ्रू हम जानते हैं बाई एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है k इज इक्वल टू 2π। सो या हेंस अब आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l अपान जी। ये हमारा एक फार्मूला आ गया, यही हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला था, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से फार्मूला आप ड्राइव करेंगे और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे।